हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो लेक्चर। और आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं CFPB के बारे में, हम पढ़ रहे हैं NCRB के बारे में और हम पढ़ रहे हैं CDTS के बारे में। तो तीन टॉपिक आज हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर करेंगे। फर्स्ट है CFPB, दूसरा है NCRB, तीसरा है CDTS। तो CDTS क्या है? CDTS है सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल, NCRB है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, CFPB है सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो। तो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल्स के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर पे पढ़ेंगे। तो ओरिजिन कहाँ से है? पहले तो ये देखेंगे, अगर आपको NCRB पढ़नी, NCRB नहीं, CFPB, सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो। अगर आपको CFPB पढ़नी है तो यू विल गो विद द ओरिजिन ऑफ फिंगरप्रिंट साइंस, की फिंगरप्रिंट साइंस का ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से फिंगरप्रिंट साइंस का ओरिजिन हुआ है। The idea of fingerprint could be used as a means of प्रोफेशनल आइडेंटिफिकेशन। तो प्रोफेशनल आइडेंटिफिकेशन आपकी फिंगरप्रिंट से हम कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट क्या होते हैं? जो आपकी फिंगर्स में, जो आपके पाम्स में जो रिजेस होती है, रिजेस जो उठा हुआ पोर्शन रहता है, जो उठा हुआ पोर्शन रहता है, इसे कहते हैं हम रिजेस। तो रिजेस का जो फ्लो का पैटर्न होता है, ये जो फ्लो पैटर्न होता है वो यूनिक होता है। किसी भी दो पर्सन का, इवन आइडेंटिकल ट्विंस के भी जो रिज का फ्लो पैटर्न है, जिसे हम कहते हैं फिंगरप्रिंट, वो कभी भी सेम नहीं होता है। तो फिंगरप्रिंट हर किसी पर्सन का यूनिक होता है और इसी यूनिकनेस को यूज करते हुए जब फिंगरप्रिंट साइंस डेवलप हो रही थी तब लोगों का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन शुरू हुआ, कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन आपके फिंगरप्रिंट से किया जाने लगा। और सबसे पहले किसने किया ये काम? ये किया सर विलियम हर्शल ने। किन्होंने किया? सर विलियम हर्शल ने। और ये क्या थे? ये थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे हुगली डिस्ट्रिक्ट के, जो कि बंगाल प्रोविंस में पड़ता है। तो बंगाल प्रोविंस क्या है? जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था तब प्रोविंसेस में पूरा इंडिया बटा हुआ था। तो जो बंगाल प्रोविंस था उसका जो हुगली डिस्ट्रिक्ट था, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे सर विलियम हर्शल। और इन्हीं सर विलियम हर्शल ने सबसे पहला यूज किया फिंगरप्रिंट का इन अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद कौन आए? इसके बाद आए सर डॉक्टर हेनरी फॉल्स। तो हेनरी फॉल्स ने एक ट्रेसिंग का आइडिया दिया कि आप कैसे फिंगरप्रिंट ट्रेस कर सकते हैं और क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और लेटेंट फिंगरप्रिंट के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दी। लेटेंट फिंगरप्रिंट कौन से फिंगरप्रिंट होते हैं? इनविजिबल। लेटेंट फिंगरप्रिंट होते हैं इनविजिबल, जिसे केमिकली या फिर किसी पाउडर के थ्रू ट्रीट करके आपको विजिबल बनाना पड़ता है। तो जो सर हेनरी फॉल्स थे, डॉक्टर हेनरी फॉल्स थे, उन्होंने फिंगरप्रिंट ट्रेसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी, लेटेंट फिंगरप्रिंट के बारे में आपको बताया। और जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये कभी भी एक जैसे नहीं होते। ये इंफॉर्मेशन आपको डॉक्टर हेनरी फॉल्स ने दी कि ये कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। किसी सेम मदर के जो किड्स है वो, उनमें फिंगरप्रिंट में सिमिलैरिटीज नहीं होती। आइडेंटिकल ट्विंस के भी जो फिंगरप्रिंट्स है वो बहुत यूनिक होते हैं और पूरी लाइफ कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अब इसी आइडिया के बेस पे, हर्शल एंड फॉल्स के आइडिया के बेस पे, जो फ्रांसिस गाल्टन थे, फ्रांसिस गाल्टन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है फॉरेंसिक साइंस की दुनिया में। तो जो सर फ्रांसिस गाल्टन थे, उन्होंने क्या किया? ही द रिनोड इंग्लिश साइंटिस्ट एस्टैब्लिश्ड स्पेशली द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनिकनेस। तो उन्होंने, जो सर फ्रांसिस गाल्टन थे, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ यूनिकनेस के बारे में बताया और परमानेंसी ऑफ फिंगरप्रिंट के बारे में बताया कि फिंगरप्रिंट परमानेंट होते हैं और क्या होते हैं, ये यूनिक होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिकनेस दिया एंड प्रिंसिपल ऑफ परमानेंसी दिया कि ये परमानेंस होते हैं। इवन आपको अगर कोई कट लग जाता है, अगर आपका हाथ बर्न हो जाता है, आपके फिंगर्स बर्न हो जाते हैं, तो जब आपका वुंड हील होता है ना, जैसे ही आपकी चोट ठीक होती है, वो फिर से सेम फिंगरप्रिंट डेवलप होते हैं, सेम टू सेम फिंगरप्रिंट्स डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके हाथ में चोट लग गई, आपके हाथ में कट लग गया, तो जब वापस से आपका जो वुंड है वो हील होगा तो कोई डिफरेंट फिंगरप्रिंट पैटर्न बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो परमानेंसी और यूनिकनेस का प्रिंसिपल सर फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। इट वॉज देन सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी। उसके बाद ही जो एडवर्ड रिचर्ड हेनरी थे, हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, इंडिया में थे, बंगाल, लोअर बंगाल में असिस्टेंट जो इंडियन ऑफिसर्स होते हैं
उनके साथ ही इन्होंने काम किया। तो जो एडवर्ड हेनरी थे वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे बंगाल के। ब्रिटिशर्स जब हमारे ऊपर राज करते थे तब की बात है। तो उन्होंने दो अपने असिस्टेंट के साथ वर्क किया। पहले असिस्टेंट का नाम था खान बहादुर अजीजुल हक। तो खान बहादुर और राय बहादुर एक स्टेटस हुआ करता है, जैसे डीएसपी एसपी ये एक स्टेटस होता है ना, तो वैसे ही खान बहादुर एक स्टेटस हुआ करता था। तो खान बहादुर अजीजुल हक के साथ उन्होंने काम किया एंड राय बहादुर हेमचंद्र बोस के साथ उन्होंने काम किया। तो राय बहादुर हेमचंद्र बोस एंड खान बहादुर अजीजुल हक, इन दोनों ही लोगों ने सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी की हेल्प करी फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाने में। क्या बनाने में? फिंगरप्रिंट की क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाने में ये दोनों ऑफिसर्स ने सर रिचर्ड हेनरी की मदद करी और ये डेवलप उन्होंने क्लासिफिकेशन फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन डेवलप किया। जब इतना सब कुछ इम्प्रूवमेंट फिंगरप्रिंट के एरिया में फिंगरप्रिंट के साइंस में हो ही रहा था, तभी ही फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और कहाँ हुआ? सबसे पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो एस्टैब्लिश हुआ कलकत्ता में। कलकत्ता पहले के ज़माने में कलकत्ता कहते थे, आज के ज़माने में से कहते हैं कोलकाता। और कब हुआ था? 1897 में। 1897 में फर्स्ट CFPB का सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और ये वर्ल्ड की फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो थी। अब ये तो पता चल गया कि फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो थी। एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ? तो एस्टैब्लिशमेंट के बारे में थोड़ा और कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो बेटर नोन एज CFPB, क्योंकि ये इसका एक्रोनिम है, छोटा है तो हम CFPB ही बुलाते हैं। कब आया? 1955 में कलकत्ता में। तो यहाँ मैंने बताया कि 1897 में पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो बन गया था। बट जो एक जो डेवलपमेंट होता है फिंगरप्रिंट, जो फॉरेंसिक साइंस जब लेबोरेटरी ओपन हुई, तो जब फिंगरप्रिंट का वर्क शुरू हुआ, CFBB ओपन हुई, तो वो 1955 में हुआ कलकत्ता में। 1955 कोलकाता और कलकत्ता अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास था? IB के पास था। IB को हम कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हुआ करता था। 1973 में फिर क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल CBI को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? CBI को। CBI का फुल फॉर्म क्या है? CBI का फुल फॉर्म है क्रिमिनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो से उसका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज किसे शिफ्ट कर दिया गया? CBI को शिफ्ट कर दिया गया। देन 1986 में 1986 the CFPB finally placed under the administrative control of newly formed NCRB। न्यूली फॉर्म्ड NCRB को कंट्रोल दे दिया गया CFPB का, विच इज लोकेटेड एट ईस्ट ब्लॉक। ये आपका एड्रेस है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो NCRB के अंदर आ गई CFPB। CFPB का कंट्रोल NCRB को दे दिया गया। फंक्शनल रोल्स कौन कौन से ऐसी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ है या जो फंक्शनल रोल है जो CFPB करती है या CFPB के अंडर पे है। तो कुछ ऐसे फंक्शंस है, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जो कि CFPB कंडक्ट कराती है और उसे प्रोसेस करती है। तो वो कौन सा है? फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड स्लिप मेंटेन करना। टू मेंटेन फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड स्लिप्स, conduct search specific categories in India and foreign criminal। तो इंडियन और फॉरेन क्रिमिनल का कैटेगराइजेशन, फिंगरप्रिंट का कैटेगराइजेशन और उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम करती है। ओके, ये रिकॉर्ड मेंटेन करती है। जैसे मैंने बोला CFPB आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन करती है, फिंगरप्रिंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करती है। टू अंडरटेक इन एग्जामिनेशन ऑफ क्वेश्चन फिंगर इम्प्रेशन। तो कोई ऐसा फिंगर इम्प्रेशन है जिसपे कोई क्वेश्चन है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, किसी और का है, तो फिर रेफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर रेफर करती है कोई ऐसा केस जिसमें कोई डिस्प्यूटेड या फिर क्वेश्चन फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन है, तो उसका एग्जामिनेशन भी CFPB करती है। आपको फिंगरप्रिंट साइंस में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, पुलिस और नॉन पुलिसिंग पर्सन्स को ट्रेनिंग देने का काम भी CFPB करती है। कि कोई पुलिस है या फिर नॉन पुलिस
पीपल है उनको फिंगरप्रिंट साइंस के बारे में बताने का, उनको फिंगरप्रिंट साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम भी CFPB करती है। ओके, तो ये इनका कुछ वर्क है। इसके अलावा टू कोऑर्डिनेट द वर्क विद द स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो, तो जो स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो है उसके साथ वर्क कोऑर्डिनेट करने का भी काम करती है और गाइडेंस देती है फिंगरप्रिंट साइंस के बारे में। टू कंडक्ट ऑल इंडियन ब्रॉड एग्जामिनेशन एवरी ईयर एस एक्रेडिटेशन to fingerprint expert. The eligibility to appear in the examination is a graduate for a recognized university and who has completed 3-year practice experience in fingerprint work. तो फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन के लिए आपके पास एक एग्जामिनेशन भी होता है जिसमें आपके पास 3 साल का फिंगरप्रिंट वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये सारा ताम झाम भी CFPB देखती है और ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का काम भी CFPB करती है। टू कंडक्ट कॉम्पिटिशन ऑफ फिंगरप्रिंट साइंस इन ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट, तो पुलिस ड्यूटी मीट में कंपटीशन कंडक्ट कराने का काम भी CFPB ही करती है। टू पब्लिश फिंगरप्रिंट इन इंडिया, तो कोई भी ऐसे आर्टिकल है, कोई भी ऐसे एनुअल पब्लिकेशंस है जो कि फिंगरप्रिंट इंडिया से रिलेटेड है या फिंगरप्रिंट के डेवलपमेंट या फिर उसके अदर एस्पेक्ट्स को पब्लिश करने वाला जो काम होता है वो सारा का सारा काम भी CFPB ही देखती है। तो CFPB क्लियर हो गया। NCRB पे आ जाओ। NCRB का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें नाम से ही आपको पता चल रहा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो आप रिकॉर्ड करेंगे क्राइम्स, तो नेशनल लेवल पे आप क्राइम्स रिकॉर्ड करेंगे जिससे आप ये बता सके कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेट में कितने क्राइम्स होते हैं या उनका क्राइम रेट क्या है। तो ये सारा कुछ एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करने का काम NCRB करती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसे शॉर्ट फॉर्म में हम NCRB कहते हैं, इजी पड़ता है। और ये क्या है? ये गवर्नमेंट एजेंसी है। क्या है? ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कलेक्ट करने के लिए और क्राइम डाटा को एनालाइज करने के लिए। क्राइम डाटा को कलेक्ट करने के लिए और क्राइम डाटा को एनालाइज करने के लिए अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीनल कोड एंड सम स्पेशल लोकल लॉज। तो स्पेशल लोकल लॉज और इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और एनालाइज करती है। कौन करती है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो NCRB का हेड क्वार्टर कहाँ है? NCRB का हेड क्वार्टर है दिल्ली में और इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और किसका ये पार्ट है? MHA का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये पार्ट है। द करंट डायरेक्टर ऑफ NCRB इज रामपाल पवार। तो रामफल पवार IPS हैं जो कि NCRB के करंट डायरेक्टर हैं। NCRB was set up in 1986 to function as a repository of information on the crime। तो क्राइम रेपोजिटरी या क्राइम की इंफॉर्मेशन देने के लिए 1986 में NCRB को सेट किया गया कि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हम करेंगे और एक रेपोजिटरी बनाएंगे जिसमें सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और जो भी क्राइम हुए हैं वो सारा कुछ कोट करेंगे और इससे ताकि मदद मिल सके इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फ्यूचर में जो क्राइम होते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन करने में कोई आपको मदद मिल सके। It was set up based on the recommendation of task force। तो टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन से बनी थी इन 1985। फिर नेशनल पुलिस कमीशन 1977 में इसे मर्ज कर दिया गया इनटू डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इन पुलिस कंप्यूटर, DCPC में इसे मर्ज कर दिया गया। इंटर स्टेट क्रिमिनल डाटा ब्रांच जो है CBI की, वो भी CFPB और CBI के साथ मिली हुई है, साथ में काम करती है। जो स्टैटिस्टिकल ब्रांच थी ब्यूरो की, पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट BPRND की, वो भी NCRB के साथ बाद में मर्ज हो गई। तो NCRB CBI के साथ भी वर्क किया उन्होंने। DCPC के अंदर भी NCRB को मर्ज किया जा चुका है एंड BPRND के साथ NCRB वर्क करती है। NCRB का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, एम क्या है, मोटिव क्या है NCRB को बनाने का, या NCRB क्या काम करती है? इट क्रिएट्स एंड मेंटेन सिक्योर शेयरेबल नेशनल डाटाबेस। तो एक सिक्योर और शेयरेबल डाटाबेस बनाती है, एक नेशनल क्राइम का डाटाबेस बनाती है ऑन क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स। तो क्राइम्स पे भी बनाती है, क्रिमिनल्स पे भी बनाती है। फॉर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए ये एक आपको प्रोफाइलिंग करके देती है। नेक्स्ट वर्क क्या है? कलेक्ट एंड प्रोसेस क्राइम स्टैटिस्टिक्स at the national level and clearing house of information of the crime and criminal both the national and international level।
तो ये जो क्राइम के स्टैटिस्टिक्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और नेशनल और इंटरनेशनल, लोकल और ब्रॉड लेवल पे इनका कैटेगराइजेशन करके इन्हें एक रेपोजिटरी इनकी बनाती है। लीड एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट ऑफ आईटी एप्लीकेशंस, तो आईटी एप्लीकेशंस को कोऑर्डिनेट और लीड करने के लिए भी एनसीआरबी वर्क करती है। इट्स एंड क्रिएट एन इनेबलिंग आईटी नेटवर्क फॉर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सिक्योर आईटी नेटवर्क का क्रिएशन का काम भी एनसीआरबी करती है। नेशनल रेपोजिटरी ऑफ फिंगरप्रिंट्स एंड क्रिमिनल्स, तो फिंगरप्रिंट्स की रेपोजिटरी तो है ही है, क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स की भी रेपोजिटरी है एनसीआरबी। To evaluate, modernize and promote automation in state crime record bureau and state fingerprint bureau, तो इनके ऑटोमाइजेशन के लिए वर्क किया जा रहा है। एनसीआरबी वर्क कर रही है कि जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है और स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो है उनमें ऑटोमाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाए। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन पब्लिक फोर्सेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फिंगरप्रिंट साइंसेस, तो फिंगरप्रिंट जो ट्रेनिंग है कैपेसिटी पुलिस फोर्सेस की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, फिंगरप्रिंट साइंसेस के लिए, उसमें भी ये हेल्प करती है, उसमें भी ये मदद करती है। नेक्स्ट आप बात करो सीडीटीएस, तो सीडीटीएस हैदराबाद में, चंडीगढ़ में है और एक है कोलकाता में या कैलकाटा या कोलकाता कह लो, तो 3 सीडीटीएस है। सीडीटीएस का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? पहला तो है कोलकाता में, दूसरी है हैदराबाद में, तीसरी है चंडीगढ़ में। तो 3 जगह सीडीटीएस है आपकी। कब ये सीडीटीएस बनी थी? 1956 में सीडीटीएस बनी थी कोलकाता की, सबसे पुरानी, सबसे पहली। फिर 1964 में हैदराबाद की सीडीटीएस बनी, सेम सीडीटीएस कैलकाटा के पैटर्न पे बनी। फिर 1973 में सीडीटीएस चंडीगढ़ बनी एंड वाज एस्टैब्लिश्ड and objective was to train the police to modern science technology and crime investigation. सेम इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था ट्रेनिंग इम्पार्ट करना, ताकि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जब क्राइम या क्रिमिनल की करें तो आपको आप साइंटिफिक वे में उसे करें, ताकि आप ड्रग अब्यूज या एक्सप्लोजन या टेररिज्म का भी केस है तो जब आप उसमें कोई भी अप्रोच लगाए तो साइंटिफिक अप्रोच लगाएं और साइंटिफिक टेक्निक से उसे सॉल्व करें। तो ये मेन एम और ऑब्जेक्टिव था सीडीटीएस का, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल। तो सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल पुलिस ट्रेनिंग भी देती है और फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स को भी ट्रेनिंग देती है कि कैसे आपको क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करना है, आपको ड्रग अब्यूज़ के केसेस कैसे हैंडल करने हैं, एक्सप्लोजन, टेररिज्म, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सीडीटीएस आपको देती है या ट्रेनिंग आपको देती है। तो कौन कौन सी जगहों पर है सीडीटीएस? कोलकाता में है, हैदराबाद में है एंड चंडीगढ़ में है। तो सीडीटीएस क्लियर है। सीडीटीएस का एम या मोटिव क्या है कि पुलिस प्रोफेशनल्स को एंड जो भी पीपल फॉरेंसिक साइंस में इंक्लूडेड है उनको साइंटिफिक नॉलेज देना, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताना और सिखाना। ड्रग अब्यूज, एक्सप्लोजन एंड टेररिज्म का भी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है कैसा करना चाहिए, ये सारा कुछ ट्रेनिंग देने का काम सीडीटीएस हैदराबाद, चंडीगढ़ एंड कोलकाता करती है। तो सीडीटीएस क्लियर है, एनसीआरबी क्लियर है आई थिंक, एंड एनसीआरबी के अलावा फिंगरप्रिंट, सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो भी क्लियर है। तो ये तीनों टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। अगर कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में आप मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो ये वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। यू कैन विजिट द वीडियो मल्टीपल टाइम्स एज मच एज यू कैन। तो आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई डाउट है तो कुछ पूछ लीजिएगा मुझसे, हम वो वहीं के वहीं क्लियर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।